हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी के साथ हम अपने आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, इनके बारे में हम अपनी आज की कक्षा में बात करेंगे। तो सबसे पहले है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया। तो 5 दिसंबर 1986 को संसद के अंदर एक बिल पेश किया गया। 5 दिसंबर 1986 को संसद में एक बिल पेश किया गया जिसे कि 24 दिसंबर 1986 को स्वीकृति प्रदान की गई। तो संसद में एक बिल कब प्रस्तुत किया गया था। संसद में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 5 दिसंबर 1986 को एक बिल प्रस्तुत किया गया। 5 दिसंबर 1986 को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए एवं उनका संरक्षण करने के लिए एक बिल को पेश किया गया जिसे कि राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिली थी 24 दिसंबर 1986। संसद में 5 दिसंबर को पेश किया गया और राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति जो है वह 24 दिसंबर को दी गई थी। इसलिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वह 24 दिसंबर को बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को बनाया जाता है क्योंकि उस दिन ज्ञानी जेल सिंह, उस समय के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने इस बिल को स्वीकृति प्रदान की थी तथा ये बिल जो है वह 1 अप्रैल 1987 को जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गया था। पूरे भारत में कब लागू हुआ था। 1 अप्रैल 1987 को जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने 1963 में 15 मार्च 1963 को एक कानून बनाया था। उसी के आधार पर ही हमारे भारत में ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी कहाँ का राष्ट्रपति था। अमेरिका का राष्ट्रपति नाम क्या था। जॉन कैनेडी। अमेरिका राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने 15 मार्च 1963 को एक कानून बनाया था। उसी कानून के आधार पर ही सभी देशों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। इसलिए विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को बनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस तो 15 मार्च को बनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वह 24 दिसंबर 1966 को बनाया गया था। इसलिए यह 24 दिसंबर को ही बनाया गया है। इसके बाद आता है उपभोक्ता के लिए, मतलब क्यों उपभोक्ता के लिए ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बनाया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए तथा उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया था। समय समय पर सरकार को राय देने के लिए उपभोक्ता परिषदों की भी स्थापना की गई है। समय समय पर सरकार को राय देने के लिए उपभोक्ता परिषदों की स्थापना की गई है और उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था। उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने के लिए उपभोक्ता अधिनियम 1986 को बनाया गया था। ये अधिनियम जो है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, यह अन्य नियमों में जो अधिकार दिए गए हैं
उसके ऊपर लागू नहीं होता है, बल्कि ये अलग से एक नियम सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर अगर सरकार चाहे तो वस्तुओं को सम्मिलित कर सकती है, और अगर सरकार चाहे तो किसी वस्तु को इस अधिनियम में से हटा भी सकती है। इसमें सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है। इसके बाद है उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो उपभोक्ता के अधिकार निम्न है। सबसे पहले है सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता को सुनवाई का अधिकार दिया गया है। उपभोक्ता को सूचना पाने का अधिकार दिया गया है। सूचना पाने का अधिकार, उपभोक्ता को सुनवाई का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार। इसके बाद है प्रतिफल का अधिकार, प्रतिफल का अधिकार। पांचवा है सुनवाई का, सूचना पाने का, क्षतिपूर्ति का, प्रतिफल का, चयन या पसंदगी का अधिकार, चयन या पसंदगी का अधिकार। इसके बाद है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और अंतिम है स्वस्थ वातावरण का अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता को निम्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले है सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता किसी भी वस्तु के लिए सुनवाई करवा सकता है, उसे यह अधिकार दिया गया है। अगर वह कोई वस्तु उसे पसंद नहीं आती है तो वह उसके लिए मना भी कर सकता है। उसे सूचना पाने का अधिकार दिया गया है। उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वह उस वस्तु से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करे। वह अगर उस वस्तु से या उस सेवा से उपभोक्ता को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति होती है तो वह उस क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने का भी अधिकार रखता है। और अगर उसे वह वस्तु पसंद नहीं आई है तो वह उसके बदले में अपने पैसे वापस भी प्राप्त कर सकता है, तो वह प्रतिफल का अधिकार भी रखता है। उसके बाद आता है चयन या पसंदगी का अधिकार। उपभोक्ता के द्वारा किसी भी वस्तु को चयन या पसंद किया जा सकता है। अगर वह नहीं चाहता है, उसे वह वस्तु नहीं पसंद आती है, तो वह उन्हें नहीं पसंद करेगा। इसके लिए मतलब जो दुकानदार है वह उसे किसी भी प्रकार से दंडित नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी पसंद का ध्यान रखा जाएगा। उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। उपभोक्ता उस वस्तु के संबंध में सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता को स्वस्थ वातावरण का अधिकार दिया गया है। जैसे हम किसी वस्तु का परचेज करना चाहते हैं, अगर वहाँ पर गंदगी है, अगर वहाँ पे मान लो बहुत सारे मच्छर वगैरह हैं, उससे अगर उपभोक्ता कोई वस्तु परचेज करने गया है, वहाँ पर उस गंदगी की वजह से अगर उसे किसी भी प्रकार की हानि होती है या वो बीमार होता है, तो वह उसके लिए भी उस दुकानदार से या उस व्यवसायी से उसके बदले में क्षतिपूर्ति की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि अगर वह उसकी दुकान में नहीं आता, अगर वह उसके व्यवसाय में नहीं आता, तो उसे इस प्रकार की कोई भी हानि नहीं होती। तो इसके लिए उपभोक्ता को स्वस्थ वातावरण का अधिकार भी दिया गया है। उपभोक्ता कौन होता है? अगर मान लो हम किसी वस्तु का परचेज करते हैं, उस वस्तु को उपयोग करने के लिए अगर हम किसी वस्तु का परचेज करते हैं तो हम उपभोक्ता हैं। लेकिन अगर हम उस वस्तु को पुनर्विक्रय करने के लिए परचेज करते हैं तो हम उस वस्तु के उपभोक्ता नहीं माने जाते हैं। यानी कि हम मार्केट में गए, हमने बाजार से 10 किलो प्याज खरीद लिए, अगर हम उन प्याज का बाजार में दोबारा विक्रय करते हैं तो हम रोजगार प्राप्त करने के लिए विक्रय करते हैं। यानी कि अगर मैं वो 10 किलो प्याज लाके अगर मैं उन्हें बेच दूंगी तो मान लो उससे जो इनकम होगी उससे जीविकोपार्जन किया जाएगा। तो इसके लिए अगर उपभोक्ता के द्वारा परचेज किया जाता है तो वह व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। अगर उनका घर पर उपयोग कर लिया जाएगा तो भी वह व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा।
लेकिन जैसे थोक व्यापारी वगैरह हैं जो वस्तुओं का थोक करते हैं, यानी कि बहुत सारी मात्रा में कंपनियों से वस्तुओं का परचेज करते हैं और उन्हें छोटे छोटे व्यवसायियों को बेच देते हैं, तो जो वो थोक व्यापारी जो होते हैं वह उपभोक्ता नहीं माने जाते हैं। यानी कि जैसे कोई चिप्स की कंपनी है, उस कंपनी से किसी थोक व्यापारी ने बहुत सारे पैकेट परचेज कर लिए, उसका मतलब गोदाम का काफ़ी सारा माल परचेज कर लिया, तो जो थोक व्यापारी है जिसने वो परचेज किया तो वो उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। और वह व्यक्ति अन्य मतलब फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर वो उन्हें सेल करेगा तो जो फुटकर व्यापारी हैं उससे अपनी जीविकोपार्जन करेंगे, तो वो जो है फुटकर व्यापारी वह उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अब उपभोक्ता अधिनियम में कई प्रकार के शब्दों का हम उपयोग करते हैं, उन शब्दों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है समुचित प्रयोगशाला। समुचित प्रयोगशाला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अनेक प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, हम उस शब्दावली के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है समुचित प्रयोगशाला। अब समुचित प्रयोगशाला क्या होती है? केंद्र सरकार के द्वारा किसी वस्तु की जांच करने के लिए अगर प्रयोगशाला का निर्माण किया जाता है और उसी प्रयोगशाला के आधार पर ही अंतिम निपटारा, विवादों का अंतिम निपटारा किया जाता है, तो उसे समुचित प्रयोगशाला कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु के अंदर कोई कमी है तो उस वस्तु की जांच की जाएगी कि उस वस्तु से किस प्रकार की, अगर उपभोक्ता ऐसे कह देता है कि मैंने ये वस्तु खरीदी थी और मुझे ये हानि हो गई, तो उस वस्तु की जो जांच की जाती है वह जिस प्रयोगशाला में जांच की जाती है उसे समुचित प्रयोगशाला कहा जाता है। और इसकी जो जांच है, इसकी जो स्थापना है वह केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। समुचित प्रयोगशाला की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और इसी के आधार पर ही अंतिम निपटारा किया जाता है। इसी के आधार पर ही, समुचित प्रयोगशाला के आधार पर ही अंतिम निपटारा किया जाता है। दूसरा है उपभोक्ता। अब उपभोक्ता क्या होता है वो मैंने पहले बताया था। जो व्यक्ति वस्तु का परचेज करता है उसे उपयोग करने के लिए अगर कोई व्यक्ति वस्तु को खरीदता है तो वह उस वस्तु को उपभोक्ता माना जाता है। उपभोक्ता दो प्रकार का होता है, माल का उपभोक्ता भी हो सकता है और सेवा का उपभोक्ता भी हो सकता है। माल का उपभोक्ता कैसे होगा? अगर किसी व्यक्ति ने कोई माल खरीदने के लिए अनुबंध किया है या भुगतान किया है या भुगतान करने का वचन किया है तो वह उपभोक्ता माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति माल का उपभोक्ता माना जाएगा अगर किसी व्यक्ति ने सेवा प्राप्त करने के लिए कोई अनुबंध किया है या उसका भुगतान किया है या भुगतान करने का वचन दिया है तो वह सेवा का उपभोक्ता माना जाएगा। तो तीसरा है उपभोक्ता विवाद। उपभोक्ता विवाद, जब कोई व्यक्ति, मान लो किसी व्यक्ति ने किसी व्यवसायी के ऊपर केस कर दिया, अगर वो व्यवसायी जो है वह यह बात मानने को लिए तैयार ही नहीं है कि मैंने ये गलती की है, तो उसके लिए जो केस किया जाता है उसे उपभोक्ता विवाद कहा जाता है। यानी कि शिकायतकर्ता के द्वारा की गई शिकायत के ऊपर अगर कोई व्यवसायी इनकार करता है तो अगर उसके ऊपर केस किया जाता है तो उसे उपभोक्ता विवाद कहा जाता है। इसके बाद है चौथा है शिकायत। शिकायत क्या होती है? अगर उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु या सेवा के संबंध में कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उस वाद को शिकायत कहते हैं। अगर उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु या सेवा के संबंध में कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उसे शिकायत कहा जाता है। पांचवा है शिकायतकर्ता। शिकायतकर्ता, अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु के संबंध में कोई शिकायत करता है तो उसे शिकायतकर्ता कहा जाता है। शिकायतकर्ता जो है वह एक उपभोक्ता भी हो सकता है या फिर बहुत सारे उपभोक्ता हो सकते हैं।
या उस उपभोक्ता की मृत्यु होने पर उसका प्रतिनिधि भी हो सकता है या फिर सरकार भी हो सकती है। शिकायतकर्ता के अंदर अनेक प्रकार के उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है। एक उपभोक्ता, एक से अधिक उपभोक्ता या उस उपभोक्ता का प्रतिनिधि या फिर कोई मंच वगैरह हो गया या फिर सरकार हो गई इत्यादि को शिकायतकर्ता के अंदर सम्मिलित किया जाता है। छठा है माल। माल क्या होता है? किसी भी प्रकार की अचल संपत्तियों, अचल रूप से अगर चल रूप से किसी प्रकार का व्यवसाय किया जाता है तो उसे माल कहा जाता है। व्यवसायी के द्वारा बेचा गया चल रूप से कोई भी चल संपत्तियों का कोई भी प्रकार जो होता है उसे माल कहा जाता है। माल के अंदर मुद्रा को शामिल नहीं किया जाता है और माल के वाद को भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। माल में सिर्फ चल संपत्तियों को सम्मिलित किया जाता है, इसमें वाद को सम्मिलित नहीं किया जाता है और इसमें वाद को, माल के वाद को और मुद्रा को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसके बाद है सेवा। माल, इसके बाद है सेवा। सेवा के अंदर क्या आएगा? जब व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की सेवा का उपयोग किया जाता है तो उसे सेवा कहा जाता है। जैसे यातायात हो गया, बैंकिंग हो गया, चिकित्सा हो गया, स्वास्थ्य हो गया इत्यादि के लिए अगर उपभोक्ता के द्वारा किसी भी प्रकार से उपयोग किया जाता है तो उसे सेवा कहा जाता है। तो इसमें समुचित प्रयोगशाला आ गई, उपभोक्ता विवाद, शिकायत, शिकायतकर्ता, माल, सेवा, दोष। अगर किसी वस्तु में किसी भी प्रकार का दोष है, अगर वह वस्तु दोष युक्त मानी जाती है, यानी कि उस वस्तु के अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा दोष है जिससे कि उस व्यक्ति को हानि हुई है, तो वो उसकी जो दोष है उसे दोष की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि वस्तु के अंतर्गत किसी भी प्रकार की तो कोई त्रुटि वगैरह होती है वह उसका दोष माना जाता है, जिससे कि व्यवसायी को किसी भी प्रकार से हानि हो जाती है। उसके बाद है अंतिम है कमी। अगर मान लो वस्तु के अंदर किसी प्रकार की कमी है तो उसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंदर कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि हमने कोई वस्तु खरीदी है, मान लो खरीदी तो है, उसने ऐसे कह दिया कि उस वस्तु के अंदर मान लो 100 चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम घर पे आके देखते हैं उसमें 90 ही हैं, तो वो उसकी कमी मानी जाती है। अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार की कमी है तो उसके लिए भी विवाद प्रस्तुत कर सकता है। तो इसमें समुचित प्रयोगशाला, उपभोक्ता विवाद, शिकायतकर्ता, माल, सेवा, दोष, कमी इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। इसके आगे के बारे में, इसकी जो परिषदें जो है इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद।